यहाँ पे मेरे पास एक फोल्डर ऑलरेडी बना हुआ है callstacksdsa के नाम से। इस फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल क्रिएट करने वाला हूँ जिसका नाम मैं रख रहा हूँ hello world डॉट cpp। आप सभी के दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि हमारा जो पहला प्रोग्राम होता है वो हेलो वर्ल्ड ही क्यों होता है, हम सिर्फ हेलो वर्ल्ड ही क्यों आउटपुट करवाते हैं पहला प्रोग्राम। ये एक काफ़ी पुरानी प्रैक्टिस है जो सब फॉलो करते हैं। मैंने भी अपने टाइम में जब प्रोग्रामिंग शुरू करी थी तो मैंने hello world डॉट cpp या hello world डॉट c के नाम से ही फाइल अपनी बनाई थी। तो मैं यहाँ पे भी यही फॉलो करूँगा। और ये जो डॉट cpp है, हमारी फाइल का नाम तो हमको समझ आ गया हेलो वर्ल्ड। ये जो डॉट cpp है ये क्या है? ये आपका एक फाइल एक्सटेंशन होता है। अगर आप डॉट cpp लिख रहे हैं तो आप C++ पे प्रोग्राम लिख रहे हैं, या फिर मैं आपको सिंपल टर्म्स में बताऊं, p1.py अगर मैं लिखूं तो वो पाइथन का प्रोग्राम हो जाता है। p1.c लिखूं तो C का हो जाता है, या जावा लिख दिया तो डॉट जावा का हो गया। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लोगोज भी यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। ये VS कोड का एक फीचर है। तो फाइल एक्सटेंशन बेसिकली लगाते क्यों हैं? हम हमारे OS को बता सके कि इस फाइल के अंदर जो कोड लिखा हुआ है वो C++ के अंदर है, या फिर इस फाइल के अंदर जो प्रोग्राम लिखा हुआ है वो जावा के अंदर है। सो बेसिकली यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हम हमारे OS को बताते हैं फाइल एक्सटेंशन से, ना कि कंपाइलर को। तो इसके अंदर मैं यहाँ पे अपना प्रोग्राम लिख देता हूँ। हो सकता है आपको ये समझ ना आए, कोई बात नहीं, हम कुछ मिनटों के अंदर कोशिश करेंगे कि मैं आपको ये चीज़ समझा सकूं कि हमने यहाँ पे एक एक लाइन क्यों लिख रखी है और उससे क्या होता है। तो हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम मैंने लिख दिया है, यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन रिटर्न 0। देखिए, कोई भी आपसे बोले कि C++ का बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है। C++ का बॉयलर प्लेट कोड वो कोड होता है जो हम बार बार हमारे प्रोग्राम्स के अंदर लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो मैंने ये प्रोग्राम लिख रखा है ये C++ का बॉयलर प्लेट कोड है। तो अब मेरे को यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है, तो जल्दी जल्दी हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराते हैं। सी आउट लिख दिया है, हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे मैंने हेलो वर्ल्ड भी लिख दिया है। और इसको जैसे ही मैं रन करूँगा यहाँ पे हेलो वर्ल्ड नीचे लिखा हुआ आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा प्यारा सा हेलो वर्ल्ड आ चुका है। पर इसके साथ में ये डॉट .exe फाइल भी एक बन के आ गई है। तो ये हेलो वर्ल्ड डॉट .exe क्या है? पहले तो नहीं थी, सिर्फ हेलो वर्ल्ड डॉट cpp थी। पर अब हेलो वर्ल्ड डॉट .exe आ गई। जैसे ही मैंने यहाँ पे रन पे क्लिक किया तो हेलो वर्ल्ड डॉट .exe आ गई। क्या मैं जब एक और बार रन कोड क्लिक करूंगा वापस से एक हेलो वर्ल्ड डॉट .exe आएगी? हम्म, ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हमें एक चीज़ तो क्लियर है, हमारा कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 समझ सकता है। लेकिन जो हमने फाइल, या जो भी हमारी जो फाइल के अंदर कोड लिखा हुआ है उसको तो यार हमने ऐसा कुछ लिख रखा है, सी आउट हेलो वर्ल्ड। क्या ये कंप्यूटर समझ सकता है? ऑफ कोर्स नॉट। तो यहाँ पे जो डॉट .exe फाइल की फॉर्मेशन हुई है इसका इससे क्या लेना देना? तो हमारी जो फाइल थी जिसके पीछे एक्सटेंशन था डॉट cpp, जो भी फाइल का नेम था, उसको हमने हमारे कंपाइलर को दिया। जैसे ही हमने क्लिक किया कंपाइलर को दिया ना, कंपाइलर कुछ टास्क परफॉर्म करेगा। कंपाइलर ने उसको डॉट .exe फाइल में कन्वर्ट किया, यानी एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट किया। उसके बाद हमारा जो प्रिंटिंग का काम था वो पूरा हुआ। तो यानी जो हमारा हाई लेवल कोड था, यानी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो लिखा हुआ कोड था, उसको कंपाइलर ने लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर दिया, जिससे हमारा जो OS है या फिर जो कंप्यूटर है वो उसको समझ सके और जो रिक्वायर्ड टास्क है वो परफॉर्म कर सके, जो कि प्रिंटिंग का था। तो ये जो exe फाइल है कंपाइलर ने क्रिएट करी ताकि हमारे कंप्यूटर को बता सके कि इस फाइल के अंदर जो काम है वो बेसिकली क्या काम है। तो ये जो होता है इसको हम कंपाइलेशन बोलते हैं। आप सभी ने सुना होगा कंपाइल टाइम एरर या कुछ भी जो आपने सुना हो, तो इसको हम कंपाइलेशन बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम रन करना बोलते हैं या फिर रन टाइम बोलते हैं। बहुत सारे एरर्स के बारे में आपने सुना होगा, कंपाइल टाइम एरर, रन टाइम एरर। धीरे धीरे हम उन पर भी आएंगे और वो क्या होता है फर्दर वीडियोस में हम उनको कवर करेंगे। मुझे उम्मीद है यहाँ पे ये जो डॉट .exe फाइल है ये क्यों बन के आई है ये आपको क्लियर होगा। हम इसको ओपन करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ओपन एनीवे मैं कर दूंगा तो आपको कुछ शायद समझ ना आए, ठीक है। ये मशीन कोड है तो इसको हम थोड़ा इग्नोर करते हैं और hello world डॉट cpp फाइल के अंदर जो भी कोड है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे पहले लाइन से शुरू करते हैं, हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम। ये क्या है? ये जो है हमारी हेडर फाइल है। हेडर फाइल क्या होती है भैया? हेडर फाइल के अंदर वो सारा प्री रिटन कोड होता है जो हमारे कोड के एग्जीक्यूशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब कहीं ना कहीं तो ये लिख रखा होगा कि सी आउट का क्या काम है, कुछ भी आउटपुट कराना। तो वो कहीं ना कहीं तो डिफाइंड होगा ना कि सी आउट क्या है, सी आउट कैसे परफॉर्म होता है, सी आउट क्या काम करता है। वो सब इस आईओ स्ट्रीम के अंदर जो कि हेडर फाइल है उसके अंदर होता है।
और सी प्लस प्लस के अंदर हेडर फाइल को हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर और प्री रिटर्न कोड, ऐसा आपको कुछ ना कुछ लिंक समझ आएगा। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इंक्लूड्स ऑल द प्री रिटर्न कोड दैट इज रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम। सिंपल टर्म्स में अगर बात करें तो यही है। आपका जो सी आउट है वो कैसे काम करता है, या फिर उसका जो भी मेन काम है, या जितने भी फंक्शंस ऑब्जेक्ट्स उनके जितने भी काम होते हैं वो कहीं ना कहीं तो पहले से रिटर्न है, हम उनको बस डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं, वो सब कुछ हेडर फाइल के अंदर इंक्लूडेड होता है। तो इसलिए हमने हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम लिख रखा है। आईओ स्ट्रीम का फुल फॉर्म अगर मैं आपको बताऊं तो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, कुछ ना कुछ इनपुट हो रहा है, कुछ ना कुछ आउटपुट हो रहा है। बहुत सारे टाइप के हेडर फाइल्स होती है, ये उनमें से एक है। अब जो भी हैशटैग से चालू होती है, क्या ये हेडर फाइल होती है? क्या होता है? हम एक मैक्रो भी बना सकते हैं, हम हमारे खुद के मैक्रो भी बना सकते हैं। हैशटैग डिफाइन अगर मैं करूं जी 9.8, आप सभी के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने यार डिफाइन जी 9.8 क्यों लिखा है। ये एक मैक्रो बनाया है मैंने। मैक्रो वो वेरिएबल होते हैं, या फिर हम मैक्रो कह सकते हैं कि एक ऐसी चीज होती है जो पूरे प्रोग्राम के लिए सेम होती है। आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा जी इक्वल टू 9.8 या कुछ भी। अगर मैं यहाँ पे सी आउट कर दूं जी को, तो यहाँ पे 9.8 प्रिंट होना चाहिए। देखिए यहाँ पे मैक्रोस की मैं एक खास बात और आपको बता दूं कि आप मैक्रो को चेंज नहीं कर सकते। यहाँ आके अगर मैं जी लिख दूं 10 के बराबर, क्या ये 10 होगा? नहीं, चेंज नहीं कर सकते। पूरे प्रोग्राम के लिए मैक्रो तो सेम रहता है। तो मुझे उम्मीद है आपको मैक्रोस का भी कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर हम मैक्रोस की बात करें तो हम मैक्रोस को सिंबॉलिक कांस्टेंट बोलते हैं, क्योंकि वो पूरे कोड के लिए कांस्टेंट रहते हैं, उनको आप चेंज नहीं कर सकते बार बार। अगर आपने एक बार ऊपर लिख दिया तो वो जी की वैल्यू या जो भी आप लेट से मेरा नाम है हर्षवर्धन, डिफाइन हर्षवर्धन 10 लिख दिया, तो आप वो बार बार हर्षवर्धन की वैल्यू 11 12 नहीं कर सकते। वो पूरे कोड में जब भी आप हर्षवर्धन को प्रिंट कराएंगे तो सिर्फ और सिर्फ 10 प्रिंट होगा। तो इसलिए हम उनको सिंबॉलिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। हमने अब ऊपर का पार्ट तो समझ लिया, हैशटैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम क्यों लिख रखा है। सेकंड लाइन में हमने लिख रखा है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ये हमने क्यों लिख रखा है? ये नेम स्पेस क्या होता है, ये एसटीडी क्या होता है? सी आउट का काम तो आयोस्ट्रीम के अंदर बताया है, लेकिन सी आउट रजिस्टर्ड है नेम स्पेस के अंदर। क्या मैं इस नेम स्पेस एसटीडी को हटा सकता हूं और फिर भी हमारा कोड रन करेगा? चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहले से एक रेड लाइन आ रही है वीएस कोड का अनदर फीचर। तो यार यहाँ पे तो नहीं आ रहा, सी आउट वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप। क्यों ऐसे? अगर मैं यहाँ पे एस टी डी कॉलन कॉलन ऐसे करके रन करूँ तो क्या ये हो जाएगा? क्योंकि यार हमारे सी आउट का मेन काम तो आयो स्ट्रीम के अंदर है, हो जाना चाहिए, हो गया। पर क्या ये वे फीजेबल है? हर बार आप सी आउट यूज करेंगे तो एस टी डी लिखना पड़ेगा, या सी इन करेंगे एस टी डी लिखना पड़ेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी फंक्शन आप यूज करेंगे उसके लिए बार बार आपको उसका नेम स्पेस लिखना पड़ेगा। क्या ये ऑप्शन फीजेबल है? बिल्कुल नहीं। तो हम नेम स्पेस यूज करेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी। लेकिन भैया एस टी डी या नेम स्पेस की जरूरत क्यों पड़ी? लेकिन जब हमारा जो फंक्शन था, जब आईओ स्ट्रीम के अंदर ऑलरेडी वो डिफाइंड है, तो हमको नेम स्पेस या एस टी डी की जरूरत क्यों पड़ी? तो आइए इसको समझते हैं। देखिए आपके आईओ स्ट्रीम के अंदर जैसे आपने सी आउट को डिफाइन कर रखा है ना, वो मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ कि आपके आईओ स्ट्रीम के अंदर सी आउट का काम कैसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे नेम स्पेस, ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बता रहा हूँ। मेरे को भी ये चीज़ नहीं पता थी, मैंने भी थोड़ा इसके बारे में रिसर्च करा, और जितना आर्टिकल से मेरे को समझ आया उतना मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। नेम स्पेस एस टी डी, इसके बाद यहाँ पे लिख रखा है एक्सटर्न ओएस स्ट्रीम सी आउट। ठीक है। अब आप डायरेक्ट सी आउट नहीं लिख सकते, कंफ्यूज हो जाता है आपका कंपाइलर कि सी आउट क्या होता है। सी आउट एस टी डी के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है। अब आप बोलेंगे कि यार तो तुमको सिंपल सा नेम स्पेस सी आउट लिख देना चाहिए था, कंफ्यूजन ही खत्म हो जाती है, एस टी डी के अंदर जाके सी आउट क्यों लिखा? हम ऐसे नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन से टाइप का सी आउट है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें तो आप यहाँ पे इंट सी आउट भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब अगर हम यहाँ से नेम स्पेस हटा दें तो इसको यार समझ नहीं आएगा ये सी आउट कौन सा वाला है, ये सी आउट एस टी डी वाला है, सी आउट क्या है। आप सी आउट तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए बेसिकली हम
यूजिंग नेम स्पेस std लिखते हैं क्योंकि वो उसके अंदर रजिस्टर्ड है। ये जो IO स्ट्रीम के अंदर है वो नेम स्पेस कैसे डिफाइंड है, अभी आपको ये कोड नहीं समझ आएगा, उस पर ध्यान मत दीजिए, लेकिन आपके नेम स्पेस std के अंदर ये जो सी आउट है ये कैसे लिखा हुआ है, और हमने डायरेक्ट नेम स्पेस सी आउट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि उससे कंफ्यूजन क्रिएट होगा। मेरा एक वेरिएबल भी हो सकता है सी आउट में किसी भी नाम रख सकता हूँ, किसी का भी नाम रख सकता हूँ, तो उससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो नेम स्पेस std के अंदर एक्सटर्न OS स्ट्रीम सी आउट लिखने का रीजन ये था ताकि इससे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो हम इन सिंपल लैंग्वेज अगर समझना चाहें तो आपका सी आउट या सी इन जो भी आप फंक्शन या ऑब्जेक्ट लेते हैं उसका काम तो आपके OS स्ट्रीम के अंदर डिफाइंड है, लेकिन वो रजिस्टर्ड है नेम स्पेस के अंदर। मुझे उम्मीद है ये कंफ्यूजन आपका क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं हमारे मेन फंक्शन की तरफ, उससे पहले मैं ये कोड कंप्लीट कर दूं। अब आपको बार बार यहाँ पे std लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऊपर मैंने लिख दिया है। ठीक है, इस वेरिएबल को भी मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पे ये जो मेन फंक्शन है ये क्यों लिखा है, देखिए आपका जो कंपाइलर होगा या फिर आपका जो OS होगा वो सबसे पहले जिस भी लाइन पे आएगा आपके कोड में, जो पहली लाइन जिस पे वो हिट मारेगा या फिर पहली लाइन जिसके लिए वो तलाश करेगा या लुक आफ्टर करेगा, वो हो गया आपका मेन। इंट मेन जहाँ पे आपका लिखा है वहां से आपका कोड चालू होता है। ठीक है, तो यही वो लाइन है जहाँ पे आपका कंपाइलर जिस लाइन को वो ढूंढ रहा होगा, और मेन के एंड में हम रिटर्न जीरो लिखते हैं। रिटर्न जीरो यानी आपका कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है और सक्सेसफुली जीरो रिटर्न हो चुका है। आज के मॉडर्न कंपाइलर में अगर आप रिटर्न जीरो भी हटा दें तो कंपाइलर अपनी तरफ से रिटर्न जीरो ऐड करके कोड को रन करवा देता है। तो नए कंपाइलर या C++ के नए वर्जन्स में रिटर्न जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि एक बार आप अगर मेन लिख देते हैं तो आप दूसरा मेन नहीं लिख सकते। मैं यहाँ पे वापस जाके इंट मेन दूसरी बार नहीं लिख सकता, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक फाइल या एक प्रोग्राम के अंदर सिर्फ एक ही बार मेन फंक्शन लिखा जाएगा, मल्टीपल टाइम्स मेन फंक्शन आप नहीं लिख सकते। अब आते हैं कि हम अपना आउटपुट कैसे कराते हैं C++ के अंदर। यहाँ पे मैंने हेलो वर्ल्ड लिख रखा है, इसके लिए सी आउट लिख रखा है। ठीक है, सी आउट मतलब आउटपुट, यानी आप कुछ भी चीज़ प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप वैसे आउटपुट प्रिंट करा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड तो प्रिंट करा चुका हूँ, मैं लिख देता हूँ माई नेम इज हर्षवर्धन, और यहाँ पे मेरा स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ठीक है, अब मैं इसको रन करवाऊंगा, ये रन तो होएगा और यहाँ पे लिखा हुआ भी आएगा माई नेम इज हर्षवर्धन। अब अगर मैं यहाँ पे एक और चीज़ प्रिंट करवाना चाहूँ अपने सी आउट की मदद से, वो होगी कि आई एम 21 ईयर्स ओल्ड। मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दी, अब ये भी चीज़ प्रिंट होनी चाहिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हर्षवर्धन और आई के बीच में तो कोई स्पेस ही नहीं है। अब आप लोग सोचेंगे कि हाँ यहाँ से स्पेस दे देते हैं, इस तरीके से आपकी स्पेस आ जाएगी। लेकिन अगर आपको ये नई लाइन में प्रिंट करानी है तो वो कैसे करवाएंगे, इसके भी हमारे पास दो मेथड है। या तो आप यहाँ से एंडल लिख सकते हैं, एंडल मतलब एंड लाइन कैरेक्टर, इससे आपका जो कंपाइलर है वो एक नई लाइन ऐड कर देगा। माय नेम इज हर्षवर्धन अलग लाइन पे आएगा, आई एम 21 ईयर्स ओल्ड अलग लाइन पे आएगा। अगर आप एंडल ना लिखना चाहें तो आप यहाँ पे \n लिख सकते हैं, जिसकी मदद से आपका कंपाइलर वापस से एक नई लाइन ऐड कर देगा। तो मैंने यहाँ पे \n लिख दिया है, रन कोड करवाऊंगा तो सेम चीज़ वापस प्रिंट होनी चाहिए, माय नेम इज हर्षवर्धन आई एम 21 ईयर्स ओल्ड। अब इन दोनों में से फास्टर क्या होता है, एंडल जो होता है वो आपके आउटपुट स्ट्रीम को कंप्लीटली फ्लश कर देता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। और \n थोड़ा क्वाइट फास्टर है, ज़्यादा भी डिफरेंस नहीं होता है, बहुत मिली सेकेंड्स का फर्क है, लेकिन \n इज फास्टर। यहाँ पे मैं मेरा VS कोड ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे हमने पुरानी वीडियो में हेलो वर्ल्ड का कोड लिख के देखा था कि कैसे हम बॉयलर प्लेट कोड लिखते हैं, और साथ ही साथ हमने एक चीज़ सीखी थी मैक्रोस के बारे में। यहाँ पे अगर मैं हैशटैग डिफाइन लेट सपोज h और इसकी वैल्यू डाल देता हूँ 10, तो यहाँ पे ये मैंने एक मैक्रो क्रिएट कर दिया। मैंने आपको बताया था कि मैक्रो की वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते, जो कि क्वाइट ट्रू है। हम मैक्रोस को यहाँ पे आके ऐसे नहीं लिख सकते h = 12, दिस वुड कॉज एन एरर। यहाँ पे देखिए आपको एक रेड लाइन आ जाएगी। तो क्या हम मैक्रोस की वैल्यू को कंप्लीटली उस कोड में चेंज नहीं कर सकते? ये बात थोड़ी डिफर करती है। आप नीचे इसको मेन फंक्शन में आके चेंज नहीं कर सकते, आपको यहीं से आके ऊपर से चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि मैक्रोस डोंट टेक अप एक्स्ट्रा स्पेस इन मेमोरी। मैक्रोस को रन टाइम से पहले ही एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। ये चीज़ें अभी आपको शायद समझना है, इस पे हम फर्दर या फिर फ्यूचर में जो भी वीडियोस बनाएंगे उस पर डिस्कशन कर रहे होंगे, लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ कि हम मैक्रोस को कैसे चेंज कर सकते हैं। ये वे तो गलत है। देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको अगर प्रिंट कराना चाहूँ तो आप इसको शायद चेंज ना कर पाएँ। अगर मैं इसको एक टाइम के लिए हटा दूँ यहाँ से और इसको रन करवाऊँ तो अभी यहाँ पे 10 प्रिंट होके आएगा।
इस हेलो वर्ल्ड को भी सिंप्लिसिटी के लिए हटा देते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10 प्रिंट होके आएगा। अगर मैं इस 10 की वैल्यू को ऊपर 12 कर दूं तो क्या अब 12 प्रिंट होके आएगा? नहीं, यहाँ पे एक एरर आ जाएगा क्योंकि आप मैक्रो की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। तो क्या पूरे कोड के लिए मैक्रो की वैल्यू सेम रहेगी? हम अगर मैक्रो को वापस से डिफाइन कर दें तो क्या नई वैल्यू कंसीडर होगी? चलिए देखते हैं। मैंने ऊपर वापस से एक नया डिफाइन लिख दिया है। हाँ, यहाँ पे 12 तो प्रिंट होके आ चुका है, लेकिन ऊपर एक वार्निंग आ रही है, वार्निंग एच रीडिफाइंड। मैंने वापस से एच को डिफाइन कर दिया तो उसको रीडिफाइन कर दिया। तो पर हमेशा ये वार्निंग आएगी तो हमको तो वार्निंग नहीं चाहिए, पर हमको वापस से इसको रीडिफाइन करना है। हैशटैग अनडिफाइन एच कर दूं तो एच की कोई वैल्यू होल्ड नहीं होती है। यहाँ पे मैं इसको रन करवाता हूँ। ये चीज आपको बिल्कुल भी नीडेड नहीं थी सीखनी, आपको बस यही याद रखना है कि आप मैक्रोस की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। पर यहाँ से मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। अगर मैं यहाँ से ये डिफाइन एच 12 भी हटा दूं तो अब एच की वैल्यू क्या प्रिंट होके आएगी? एरर आ रहा है यहाँ पे, एच के अंदर कोई वैल्यू नहीं है। चलिए वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के इस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हम लोगों ने वहां पे जब h को कॉल किया था उसकी वैल्यू हटाने के बाद वहां पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ था क्योंकि h के अंदर कोई वैल्यू नहीं थी। ऐसा क्यों हुआ था? एरर क्यों आया था? ये हमको समझने की बात यह है क्योंकि h कोई मेमोरी नहीं लेता है। अगर उस मेमोरी के अंदर कुछ पड़ा नहीं है तो एरर ही आएगा, ऑफ कोर्स सी बात है। लेकिन वेरिएबल्स का ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। वेरिएबल्स डू टेक मेमोरी। अगर आप एक वेरिएबल बनाएंगे तो वो एक ब्लॉक बनाएगा कुछ ऐसा, जिसके अंदर कुछ डेटा स्टोर होगा। इन सिंपल लैंग्वेज अगर मैं आपको बताऊं, वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वो टाइप का नेम होता है जो चेंज हो सकता है। आज अगर सपोज कीजिए पहले हम मैगी खाते थे, ठीक है, उस मैगी का प्राइस होता था 10 रुपीज़, फिर उस मैगी का प्राइस हुआ 12 रुपीज़, आज हो चुका है 15 रुपीज़। इन्फ्लेशन हिट्स हार्ड, आई नो, बट उसका प्राइस कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, वो वेरी कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको एक और चीज समझनी है। जी की वैल्यू 9.8 थी तो वो 9.8 ही रहती है, वो ऊपर नीचे नहीं होती है, वो वेरी नहीं करती है। या फिर कोई भी हम एग्जांपल लें ऐसी चीजों का, कांस्टेंट का और वेरिएबल का, यहाँ पे मैं लिख दूं x प्लस वाई इक्वल टू 2। ये तो कांस्टेंट है, ये दोनों वेरिएबल्स है। ठीक है, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज बताऊं, 2 इंटू ए प्लस बी, ये दोनों क्या है? ये दोनों वेरिएबल्स हैं। और ये क्या है? ये एक कांस्टेंट है। तो वेरिएबल्स को कैसे क्रिएट करते हैं, कांस्टेंट को कैसे क्रिएट करते हैं, सब आपको बताऊंगा। मैंने आपको सिंपल सी चीज बताई कि वेरिएबल्स क्या होता है जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, और वेरिएबल्स मेमोरी के अंदर कैसे दिखते हैं। लेट सपोज आपकी ये एक मेमोरी ब्लॉक है, आपकी मेमोरी कुछ ऐसी दिखती होगी। ठीक है, अब यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, इनका कुछ एड्रेस भी होता होगा, 0x001, 0x002, 0x013, सपोज रैंडम कुछ भी एड्रेस होता होगा। अब आपने एक वेरिएबल बनाया a इज इक्वल टू 10, आपने दूसरा वेरिएबल बनाया b इक्वल टू 5, c इक्वल टू 7। आपने जो भी वेरिएबल्स रैंडमली बनाए वो अब यहाँ पे स्टोर होते हैं। ये आपकी मेमोरी है। इन एड्रेसेस पे ध्यान मत दीजिएगा, एड्रेसेस के लिए भी आपको मैं एक अलग से कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अभी इस एड्रेस वाली चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। बस आप सपोज कीजिए यहाँ पे एक रैंडम एड्रेस है उस मेमोरी सेल के, और उसके अंदर हमारे वेरिएबल्स स्टोर्ड हैं। तो ऐसे कुछ आपके वेरिएबल्स मेमोरी के अंदर दिखते हैं। वेरिएबल्स डू ऑक्यूपाई स्पेस इन मेमोरी बट मैक्रोस डोंट। ये चीज इंपॉर्टेंट है इस लेक्चर के लिए, इसलिए मैं आपको ये बार बार बता रहा हूं। अब आपको मैं एक जादू दिखाने वाला हूं। मैं चाहता तो आपको मैक्रोस के ये कॉन्सेप्ट में कल भी बता सकता था, लेकिन मैंने सोचा था वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स जब मैं पढ़ाऊंगा उसमें आपको ये चीज समझाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने जब h हटा दिया था या फिर उसको अनडिफाइन कर दिया था तो एक एरर थ्रो हो रहा था
क्या ये केस वेरिएबल्स के लिए भी काम करेगा? आइए देखते हैं। यहाँ पे मैं एक फाइल बना देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया और इसकी वैल्यू को अगर मैं प्रिंट करवाऊँ a इक्वल टू 10, तो यहाँ पे आपका 10 होगा प्रिंट। यहाँ पे 10 लिखा हुआ आ गया। अगर मैं इस 10 को हटा के इस a के अंदर कुछ भी एंटर ना कराऊं, एरर आएगा भैया? क्या एरर आता है? उप्स, एरर नहीं आया। यहाँ पे ये क्या है, 4200987? हमने तो यार ऐसा कुछ नंबर एंटर करवाया ही नहीं, तो ये कैसे आया? यही कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता था। तो चलिए एक बार ब्लैक बोर्ड की तरफ वापस चलते हैं। देखिए, जो आपके मैक्रोज होते हैं वो कोई मेमोरी में एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेते, तो उसके अंदर आप गार्बेज वैल्यू नहीं डाल सकते। तो यहाँ पे जब हमने a को प्रिंट कराया था a इक्वल टू 10 करके, तो 10 प्रिंट हुआ था। सिर्फ a रख के जब हमने प्रिंट कराया 40087, जो भी नंबर आपका प्रिंट हुआ वो उसकी एक गार्बेज वैल्यू था, जो कंपाइलर या आपका कंप्यूटर अपनी तरफ से ऐड करके वहां पे प्रिंट करवा रहा है। वो a का सेल एम्प्टी नहीं है। यहाँ पे a की जगह इसने कुछ लिख रखा है 40087। इसको आप चेंज कर सकते हैं। मैंने बोला ना, वेरिएबल को आप चेंज कर सकते हैं। आज मैंने a को सिर्फ सिंपल a रखा है, कल मैं उसको जाके a इक्वल टू 10 कर दूं, तो यहाँ पे इसकी जगह 10 लिख देगा। यहाँ पे आपका मेमोरी में 10 आ जाएगा और फिर जब भी आप a को कॉल करेंगे तो 10 प्रिंट होगा। सिंपल सी बात है। वेरिएबल्स के बारे में ये मैंने आपको उम्मीद है क्लियर करी होगी कि वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है, और वेरिएबल के अंदर अगर कुछ भी चीज तोड़ना हो तो गार्बेज वैल्यू प्रिंट होती है। लेकिन मैक्रोस के केस में ये चीज ट्रू नहीं है, क्योंकि मैक्रोस डोंट टेक एक्स्ट्रा स्पेस इन मेमोरी। तो मुझे उम्मीद है मैंने आपको यहाँ पे मेमोरी ब्लॉक का भी कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से क्लियर करवाया होगा कि क्यों हमारे वेरिएबल्स के अंदर गार्बेज वैल्यू आती है और क्यों आपके मैक्रोस के अंदर गार्बेज वैल्यू नहीं आती है। कीजिए, यहाँ पे एक डब्बा है। इस डब्बे के अंदर मैंने आज 10 स्टोर कराया है। इस डब्बे का नाम मैं डब्बा ही रख देता हूँ। और इस डब्बे के अंदर मैंने अभी 10 स्टोर करा रखा है। मेरा मन किया किसी दिन तो मैं इसको 10 को बाहर निकालूंगा और इसके अंदर 5 डाल दूंगा। मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। मेरा मन किया तो मैं इसको 10 रखूंगा, मेरा मन किया तो मैं इसको 5 रखूंगा। चलिए सिंपल से एग्जांपल के साथ लेते हैं। आपके और आपके दोस्त के मार्क्स कंपेयर करते हैं मैथ्स में। मैथ्स एच, एच मतलब मेरा नाम हर्षवर्धन और आपके दोस्त का नाम लेट सपोज अमन रख देते हैं। अमन के मैथ्स में 100 में से आए 99 और एच के आए 50। एच थोड़ा पढ़ता नहीं है। अब एच ने पढ़ा, एच पढ़ाई करने लगा। एच के मार्क्स बढ़ के हो गए 97। अमन तो कंटिन्यूसली पढ़ ही रहा है, अमन के भी 98 हो गए। तो यानी हम वेरिएबल के अंदर ऐसा डेटा स्टोर कर सकते हैं, या फिर हम वेरिएबल जो बनाते हैं उसके अंदर ऐसा डेटा स्टोर कर सकते हैं जिसको हम बदल सकते हैं। क्या मैंने ये सही सुना? हाँ, हम वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। हमारे ऊपर है हमको उसके अंदर क्या स्टोर कराना है, क्या चेंज करना है। वेरिएबल के नाम के ऊपर आते हैं हम। वेरिएबल का नाम हमको ऐसा देना होता है जो काफ़ी इंफॉर्मेटिव हो, किसी को जैसे ही सुने उसको समझ आ जाए। जैसे यहाँ पे मैंने मैथ्स रखा, तो मैथ्स से आपको पता चल रहा है मैथ्स के मार्क्स के बारे में बात हो रही है। वैसे ही हमको वेरिएबल को हमेशा ऐसे ना पुकारना है जिससे सबको समझ आए कि ये वेरिएबल क्या काम कर रहा है। मुझे उम्मीद है मैंने आपको वेरिएबल का ये कॉन्सेप्ट इजीली समझाया होगा। वेरिएबल एक ऐसी चीज़ होती है या एक ऐसी वैल्यू होती है जिसको हम चेंज कर सकते हैं। आप सभी ने काफ़ी कॉमन एक एग्जांपल देखा होगा। तो पहले मैगी का प्राइस 10 रुपये होता था, फिर 12 रुपये हुआ, फिर अभी 15 रुपये चल रहा है। तो ये काफ़ी, इसका जो प्राइस है वो वेरिएबल है, वो बढ़ रहा है, घट घट भी सकता है। वैसे ही अगर हम सिंपल टर्म्स में समझें, यहाँ पे अगर मैं x प्लस वाई प्लस 2 लिखूं, तो ये दोनों, अगर हमने अलजेब्रा पढ़ी है थोड़ी, तो उसमें हमको समझ आया होगा ये दोनों वेरिएबल होते हैं। और ये जो हमारे जनाब 2 बचे हैं, ये हमारा कांस्टेंट होता है, या फिर हम और इसको बोले तो ये एक लिटरल होता है। ठीक है, वेरिएबल को हम बदल सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीएस कोड में चलते हैं और वेरिएबल का कोड लिख के देखते हैं। मैंने अपना वीएस कोड ओपन कर लिया है और इसके अंदर एक फाइल बना दी है वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के नाम से। इसके अंदर मैं जल्दी से जल्दी यहाँ पे अपना बॉयलर प्लेट कोड लिख देता हूँ यूजिंग नेम स्पेस std। मुझे अभी तक उम्मीद है आपको ये समझ आ चुका होगा कि हम यहाँ पे ये क्यों लिख रहे हैं। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप मेरी पुरानी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने मेरा बॉयलर प्लेट कोड लिख दिया है।
अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ सपोज इंट मार्क्स, और मार्क्स के अंदर मैं स्टोर करा रहा हूँ 97। अब यहाँ पे आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा ये इंट क्या है। ये एक डेटा टाइप होता है। कुछ मिनटों के अंदर आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे मैंने इंट क्यों लिख रखा है। अभी आप फिलहाल इस पे ध्यान दीजिए कि एक वेरिएबल बनाया है मैंने मार्क्स नाम का। मार्क्स नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने 97 स्टोर कराया है, और अब मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा मार्क्स को। और यहाँ पे आपको एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा कि अगर मैं यहाँ पे ये डबल, इसको आप क्या कह सकते हैं, कोटेशन मार्क, यहाँ पे आपको एंटर के पास वाली की पे दिख रहा होगा, डबल कोटेशन मार्क के अंदर मैं यहाँ पे अगर मार्क्स लिखता हूँ तो क्या प्रिंट होएगा, और विदाउट कोटेशन मार्क यानी विदाउट डबल कोटेशन मार्क के अगर मैं कोई चीज़ प्रिंट कराता हूँ तो क्या प्रिंट होगी। यहाँ पे वेरिएबल के अंदर का डेटा प्रिंट नहीं हुआ, यहाँ पे नॉर्मल मार्क्स प्रिंट हुआ। ऐसा क्यों? देखिए यहाँ पे जो मैं सी आउट करा रहा हूँ ये कोटेशन मार्क के अंदर है, यानी डबल कोटेशन मार्क के अंदर आता है। ये वेरिएबल को कॉल नहीं कर रहा है, ये एक सिंपल एक मैंने टेक्स्ट लिख रखा है मार्क्स, और इसको मैं आउटपुट करा रहा हूँ। हमको यहाँ पे अगर वेरिएबल को प्रिंट करवाना है तो हमको विदाउट डबल कोटेशन मार्क प्रिंट कराना पड़ेगा। डायरेक्ट मार्क्स को रेफर कर रहे हैं हम, और उस मार्क्स के अंदर के डेटा को रेफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको कॉल करता हूँ तो आपका 97 यहाँ पे प्रिंट हो रहा होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ वेरिएबल के बारे में कि वो बदल सकता है। अब मैं यहाँ पे नीचे आके सपोज मार्क्स इक्वल टू, बच्चे ने पढ़ाई नहीं करी, बच्चे के मार्क्स कम हो गए, मैंने यहाँ पे 80 लिख दिया। तो क्या होगा यहाँ पे अब आपकी अपडेटेड वैल्यू आनी चाहिए क्योंकि मैंने वेरिएबल को अपडेट कर दिया है। आपके मेमोरी सेल के अंदर क्या हो रहा है, ये आपका सपोज कीजिए ये ऐसी कुछ आपकी मेमोरी दिख रही होगी। इस मेमोरी के अंदर बहुत छोटे छोटे से सेल्स बने हुए हैं। इन सेल्स के अंदर आपका वेरिएबल का डेटा स्टोर होता होगा, और ये मेमोरी रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि आप जब कोड रन करते हैं तो बनती है, जैसे ही आपका कोड का काम खत्म हो जाता है तो डिलीट भी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने मेरा मार्क्स नाम का वेरिएबल बनाया। ये यहाँ पे कुछ 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 वेरिएबल्स होंगे। यहाँ पे मैंने मेरा मार्क्स नाम का वेरिएबल बनाया, इसके अंदर मैंने स्टोर कराया 97। फिर जब मैंने इसको अपडेट कराया तो यहाँ से 97 हट जाएगा, इसकी जगह यहाँ पे एक नई वैल्यू आ जाएगी 80। इसी के साथ यहाँ पे मेमोरी के अंदर ये आपका अपडेट होता रहेगा। इसका भी कुछ एड्रेस होता है 0xFF87, ऐसे ऐसे करके सबके कुछ ना कुछ एड्रेस होंगे। आपके मेमोरी के अंदर ये डेटा ऐसे स्टोर होता है। सिंपल टर्म्स में अगर आपको बोलूं तो वेरिएबल आपके जब आप कोड रन करते हैं तब बनता है। जैसे ही आपका कोड का एग्जीक्यूशन का काम खत्म हो जाता है, वेरिएबल ने जो मेमोरी ऑक्यूपाई करी है वो अपने आप डिलीट हो जाती है। अब हम एक और चीज़ सीखेंगे कि अगर मैं यहाँ पे मार्क्स को कुछ लिखूँ ही नहीं, मैं यहाँ पे मार्क्स के अंदर कोई वैल्यू है एंटर ना करवाऊँ तो क्या प्रिंट होगा। यहाँ पे हमारा गार्बेज वैल्यू प्रिंट होगा, जो कि अपना ओएस या फिर आपका कंप्यूटर अपनी साइड से उसमें ऐड कर देता है। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। आपका जो कंप्यूटर है वो अपनी साइड से इसके अंदर एक वैल्यू रैंडमली एंटर कर रहा है। आपने यहाँ पे अगर कुछ भी एंटर नहीं करा रखा है, आपका सिस्टम जो भी उसका मन करेगा वैसा कुछ नंबर ऐड कर देगा, ताकि वो वेरिएबल की जो स्पेस है वो खाली ना रहे। अब वेरिएबल्स को भी आप अपने मन से नहीं बना सकते हैं, उसके कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स को हम बोलते हैं वेरिएबल का नेमिंग कन्वेंशन। आइए चलिए धीरे धीरे करके उनको देखते हैं। यहाँ पे आपको पहला रूल दिख रहा होगा, नेम शुड स्टार्ट विथ अंडरस्कोर और अ लेटर। इसका क्या मतलब है? यहाँ पे अगर मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ तो या तो वो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा हो, या फिर कोई भी A to Z जो लेटर्स हैं उनसे स्टार्ट हो रहा हो। अंडरस्कोर से मेरा मतलब है यहाँ पे जो आपका जीरो के पास वाला बटन होगा वो अंडरस्कोर होगा। ध्यान से देखिए, शिफ्ट करके उसको प्रेस कीजिएगा, अंडरस्कोर आएगा। तो यहाँ पे मैं इंट अंडरस्कोर मार्क्स लिख सकता हूँ, इंट मार्क्स लिख सकता हूँ, या फिर ये जो पहला लेटर होगा ना, आपको यहाँ पे अभी सिर्फ इस पहले लेटर पे ध्यान देना है। नेम शुड स्टार्ट विथ अंडरस्कोर और अ लेटर, और वी कैन से अल्फाबेट। आप यहाँ पे इस नेम को ऐसे नहीं स्टार्ट कर सकते इंट 1 मार्क्स, यहाँ पे ये एरर दे देगा। क्यों एरर दे देगा? क्योंकि आप वेरिएबल का नाम किसी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, या फिर मैं यहाँ पे अगर आपको बताऊं तो किसी भी स्पेशल केस से आप स्टार्ट नहीं कर सकते। इंट एट मार्क्स आप नहीं लिख सकते, वो आपको एक एरर थ्रो करेगा। यहाँ पे मुझे उम्मीद है मैंने आपको पहला पॉइंट क्लियर करवाया होगा। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सेकंड पॉइंट कहता है आपका नाम इधर अपर केस, लोअर केस, अंडरस्कोर या फिर नंबर से ही जुड़ा होना चाहिए। इसके अलावा कोई स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं है। यहाँ पे मैं इंट मार्क्स 1 AB अंडरस्कोर लिख सकता हूँ, इसके अंदर मैं वैल्यू भी डाल सकता हूँ। मैं यहाँ पे प्रिंट भी करा के दिखा देता हूँ आपको, ये सक्सेसफुली प्रिंट होएगा।
यहाँ पे ये प्रिंट होगा और ये आपको क्या देगा आउटपुट, ये आपको 99 आउटपुट देगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने सी आउट में दिक्कत कर दी। ये आपको 99 एज आउटपुट प्रिंट करवा के देगा। अब हमारा जो तीसरा रूल है वो है इट शुड नॉट बी अ कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है? वो कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जिनको हम यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर सिंपल टर्म्स में अगर आपको बताऊँ मैं, यहाँ पे आपको बहुत सारे कुछ रिजर्व्ड कीवर्ड्स दिखेंगे, आप ये यूज़ नहीं कर सकते हैं, आपको इनको अवॉइड करना है। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे अगर मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ इंट रिटर्न, आई कैन नॉट क्रिएट अ वेरिएबल कॉल्ड रिटर्न, क्योंकि यहाँ रिटर्न का कुछ अलग काम ऑलरेडी स्पेसिफाइड है आपके कंपाइलर में। रिटर्न का कुछ काम ऑलरेडी कहीं पे पहले से लिखा हुआ है, आपका वेरिएबल का नाम रिटर्न नहीं हो सकता। अगर मैं रिटर्न को कॉल करूंगा तो आपको कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि ये किस रिटर्न की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल का नाम रिटर्न नहीं हो सकता, वैसे ही आपके वेरिएबल का नाम इंट नहीं हो सकता, क्योंकि इंट एक डेटा टाइप है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि आपको वेरिएबल का नाम क्या रखना है। वेरिएबल का नाम हमको कुछ ऐसा रखना है जो आपके कोड के रिलेटेड हो, या फिर उसको पढ़ते ही समझ आ जाए कि ये वेरिएबल किस चीज के बारे में बता रहा है। अब हम बात कर रहे हैं डेटा टाइप्स के बारे में। डेटा टाइप्स आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका प्रिमिटिव, एक होता है आपका नॉन प्रिमिटिव। अब आप पूछेंगे कि ये नॉन प्रिमिटिव प्रिमिटिव क्या है? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप वो होता है जिनको हमें खुद से बनाना पड़ता है, जैसे कि हो गया आपका एरेज, स्ट्रिंग्स, ट्रीज। अभी आपको इन चीजों पे ध्यान नहीं देना है, आपको समझ भी नहीं आएगा शायद। प्रिमिटिव डेटा टाइप वो डेटा टाइप होते हैं जो ऑलरेडी आपके सिस्टम के अंदर बने हुए हैं, जैसे कि हो गया इंटीजर, हो गया आपका बुलियन, आपका हो गया फ्लोटिंग पॉइंट, फिर आपका हो गया डबल फ्लोटिंग पॉइंट। आप सब सोच रहे होंगे कि यार ये आदमी क्या बता रहा है, ये क्यों है। और आपका पांचवा डेटा टाइप कैरेक्टर। अब आपको स्क्रीन पे एक चीज आ रही होगी लिखी हुई कि इंटीजर जो है वो 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है, बुलियन 1 बाइट ऑक्यूपाई करता है, फ्लोटिंग पॉइंट 4 ऑक्यूपाई करता है, डबल फ्लोटिंग पॉइंट 8 करता है और कैरेक्टर 1 करता है। ये बाइट क्या होता है, मेमोरी में कैसे काम करता है, धीरे धीरे सब देखेंगे। आप सोच रहे होंगे ये इंटीजर क्या है, बुलियन क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट क्या है, डबल फ्लोटिंग पॉइंट क्या है, क्यों है ये सब। आइए ये देखते हैं। मैंने यहाँ पे जब वेरिएबल बनाया था इंट a इक्वल टू 5 के नाम से, तो ये तो आपका हो गया डेटा टाइप कि आपका डेटा क्या है, आपका डेटा पॉइंट में है, या फिर आपका जस्ट नॉर्मल है, नंबर है, या फिर आपका एक बाइनरी नंबर है, क्या है आपका डेटा टाइप। ये आपका वेरिएबल का नेम हो गया और ये उसकी वैल्यू हो गई। ये दोनों तो हमने समझ लिया। अब हम बात कर रहे हैं डेटा टाइप के बारे में। डेटा टाइप आपके नंबर या आपका जो वेरिएबल होता है उसका टाइप बताता है। देखिए, अगर मेरा नंबर जस्ट ऑर्डिनरी 8 है तो मैं इसको प्लेस करूंगा इंटीजर टाइप में। अगर आपका नंबर 8.5 है, मैं इसको प्लेस करूंगा फ्लोट में। अगर आपका डेटा टाइप एक कैरेक्टर है, जैसे कि हो गया ए, तो इसको मैं प्लेस करूंगा कैरेक्टर में। अगर आपका डेटा टाइप 0 या 1 में से कुछ है, या फिर हम कह सकते हैं ट्रू या फॉल्स में से कुछ है, तो इसको मैं प्लेस करूंगा बुलियन में। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा, इतना ही आपको नीडेड है। अब फ्लोटिंग पॉइंट और डबल फ्लोटिंग पॉइंट क्या है, इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है, मैं यहाँ पे 8.5 6 7 8 9 10 ऐसे कुछ स्टोर करा देता हूँ, 3 और 3 7 हो गया है। फ्लोटिंग पॉइंट का यानी जो सिंगल एफ होता है, इसका प्रिसीजन वैल्यू होता है अप टू 7 डेसिमल प्लेसेस। आप पॉइंट के बाद, याद रखिए इस बात को, पॉइंट के बाद 7 डिजिट तक स्टोर करा सकते हैं। पर मेरे को 7 से ज़्यादा स्टोर करानी हुई तो क्या होगा, तो मैं यूज़ करूँगा डबल फ्लोटिंग पॉइंट का। ये हो जाएगा 8.5 6 7 8 9 10 11 12 13 इसकी कोई लिमिट नहीं है क्या? इसकी लिमिट है, इसकी भी लिमिट है 15। पॉइंट के बाद 15 डेसिमल प्लेसेस तक आपका डबल स्टोर कर सकता है। अगर आप में से किसी ने पाइथन पढ़ रखी है तो आपको फील हो रहा होगा कि यार डेटा टाइप्स क्यों बना रहे हैं, पाइथन में तो यूज़ नहीं होते, लेकिन C++ में होते हैं, तो हम इसलिए सीख रहे हैं।
और पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर आपको डेटा टाइप स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता, लेकिन सी प्लस प्लस एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर आपको डेटा टाइप भी स्पेसिफाई करना पड़ता है, और साथ ही साथ इसके अंदर ये लोअर केस और अपर केस अलग अलग तरीके से ट्रीट किए जाते हैं। केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। यहाँ पे आपको एक और बात बता देता हूँ, वो लैंग्वेज जिसके अंदर लोअर केस अपर केस ये सब मैटर करता है, उन लैंग्वेजेस को हम बोलते हैं केस सेंसिटिव लैंग्वेज। यहाँ पे एक और बार मैं मेमोरी सेल बनाऊंगा, और यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा मेमोरी सेल बना दिया है। यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक यहाँ बनाया है, एक ब्लॉक यहाँ, एक ब्लॉक यहाँ, ए बी सी। ए आपका मैं रख रहा हूँ इंटीजर टाइप का, बी आपका मैं रख रहा हूँ फ्लोट टाइप का, और सी आपका मैं रख रहा हूँ डबल टाइप का। अब मैं आपको ये मेमोरी में क्यों बता रहा हूँ, इसके अंदर कुछ डेटा होगा, इसके अंदर कुछ डेटा होगा, इसके अंदर कुछ डेटा होगा। अगर डेटा नहीं होगा, आप अगर डेटा स्टोर नहीं करते तो गार्बेज वैल्यू होगी, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। सपोज कीजिए इसका एड्रेस है 0xFF10, रैंडम है, कुछ भी हो सकता है आपकी मेमोरी के अंदर एड्रेस, इस बात पे इतना ध्यान मत दीजिए। अब मैं यहाँ पे जो आपको चीज़ बताने वाला हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटीजर आपका 4 बाइट्स का स्पेस लेता है, फ्लोट आपका 4 बाइट्स का स्पेस लेता है, डबल आपका 8 बाइट का स्पेस लेता है। ऐसा कुछ आपका एड्रेस दिखता होगा, और सिंप्लीफाई करने के लिए अगर मैं आपको बताऊं, इसकी लोकेशन नंबर है 4, यानी इसके घर का एड्रेस है 4। ए के घर पे आप नॉक करोगे, उससे पूछोगे भाई तेरा एड्रेस क्या है, वो बोलेगा 4, उसका एड्रेस है 4। तो बी का एड्रेस क्या होगा, बी का एड्रेस +4 होगा, तो बी का एड्रेस हो गया 8। सी का एड्रेस क्या होगा, सी तो 8 का ऑक्यूपाई करता है, इसके पास बड़ा वाला प्लॉट है, तो सी का एड्रेस होगा +8 यानी 16। आपके मेमोरी के अंदर ये सारे वेरिएबल्स कुछ इसी तरह फॉर्म होते हैं। मेमोरी में बार बार लिख रहा हूँ या बोल रहा हूँ तो उसका मतलब है रैम। एक बार आप जब कोड रन करेंगे आपके वेरिएबल फॉर्म होगा, जब आप कोड बंद कर देंगे आपका वेरिएबल डिलीट हो जाएगा, पर कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन हो रही होगी उस वेरिएबल की। और ये मेमोरी एड्रेस जो मैंने आपको बताए हैं, ये हो सकता है आपके सेमेस्टर एग्जाम में हेल्प करें, या फिर आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा नीडेड थे। तो कुछ इस तरीके से एड्रेस एलोकेशन होता है। हमने हमारे डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ लिया। इंट मार्क्स अगर मैं लिख रहा हूँ 10, तो यहाँ पे मैं इंटीजर टाइप का डेटा टाइप बना रहा हूँ। वहीं पे अगर मैं फ्लोट मार्क्स लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ पे एक फ्लोट टाइप का बना रहा हूँ। डबल के केस में भी सेम होगा, जो भी आपके अगर पॉइंट वाली नंबर्स हैं तो उनको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। और अब क्या बचा, कैरेक्टर। कैरेक्टर सी, अगर मेरे को यहाँ पे कोई कैरेक्टर एंटर कराना है, कैरेक्टर क्या होता है ABCD, या फिर कोई भी स्पेशल केस मेरे को यहाँ पे अगर एंटर कराना है तो मैंने यहाँ पे ए लिख दिया। वैसे ही अगर मैं कोई स्पेशल केस एंटर कराना चाहता हूँ, लेट सपोज हैशटैग का सिंबल, तो ये आपका एक कैरेक्टर हो गया। अब मैं इसको यहाँ पे एंटर करा सकता हूँ। साथ ही साथ हमने एक और चीज़ क्या देखी थी, बुलियन वैल्यूज़। बुलियन वैल्यूज़ क्या होती है, इधर ट्रू या इधर फॉल्स, वो भी हम यहाँ पे एंटर करा सकते हैं। बुलियन बुल, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ बुल और इसका मैं वेरिएबल का नाम दे देता हूँ v, और यहाँ पे अगर मैं स्टोर कराऊँ ट्रू को तो इसका मतलब होता है 1, और फॉल्स अगर स्टोर कराऊँ तो उसका मतलब होता है 0। यहाँ पे मैंने ये मेरे पांचों डेटा टाइप बना दिए हैं। अब मैं अगर इनको प्रिंट भी कराऊँ, यहाँ पे अगर मैं अपने बुलियन वाला वेरिएबल जो कि है v, उसको अगर मैं प्रिंट कराऊँ तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आपका 1 आएगा। यहाँ पे एक एरर थ्रो हो रहा है। ओके, मैंने यहाँ पे मार्क्स को बार बार डिफाइन कर दिया है। यहाँ पे मैं इनको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, और अब मैं इसको रन कराता हूँ तो आपका यहाँ पे 1 प्रिंट होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 प्रिंट हो चुका है, क्योंकि मैंने v प्रिंट कराया था, और ट्रू स्टैंड्स फॉर 1 और फॉल्स स्टैंड्स फॉर 0। इसके ऊपर एक जल्दी वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पे बस इतना समझ लीजिए, यहाँ पे मैंने मेरे पांचों जो मेजरली हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स यूज करने वाले हैं उनके बारे में बताया है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा। हमने देखा था फ्लोट का प्रिसीजन वैल्यू 7 होता है। अगर मैं यहाँ पे इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 लिख दूं तो यहाँ तक फ्लोट प्रिंट होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों, देखिए, देखते हैं। यहाँ पे मार्क्स 1 अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊं तो अब देखते हैं क्या प्रिंट हो रहा है। अगर मैं रन कोड करता हूं यहाँ पे तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे आपका 99.1235 प्रिंट हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है, यहाँ पे पूरा वैल्यू पे क्यों नहीं प्रिंट हुआ है?
इसलिए हुआ है क्योंकि सी आउट का जो प्रिसीजन वैल्यू होता है वो 4 होता है। तो हम यहाँ से एक और हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं iomanip, और यहाँ से हम इसका प्रिसीजन वैल्यू चेंज करते हैं। सी आउट का प्रिसीजन वैल्यू हम चेंज करके सेट प्रिसीजन नाम का एक फंक्शन है उसको यूज़ करके चेंज करेंगे, और इसका प्रिसीजन वैल्यू मैं कर देता हूँ 10 कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं marks1 को वापस से एक बार कॉल कर देता हूँ। अब मेरी जो वैल्यू है वो यहाँ पे पूरी तरह प्रिंट होनी चाहिए, और चलिए देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप प्रिंट तो हो रही है, लेकिन लास्ट में 88.6 यहाँ पे दिख रहा है। एक अलग अलग कंपाइलर में हो सकता है अलग अलग दिखे, या फिर आपका जो मेमोरी एलोकेशन जिस तरह से हो रहा है उसके हिसाब से पीसी टू पीसी ये चीज़ वेरी कर सकती है। यहाँ जो मैंने वेरिएबल बनाया है marks2 नाम का, जो कि डबल के टाइप का है, उसके अंदर मैंने कुछ वैल्यूज़ एंटर करा दी है। अब देखते हैं वो भी यहाँ पे प्रिंट हो रही है या नहीं, और इसका प्रिसीजन वैल्यू मैं 15 कर देता हूँ, और अब देखते हैं कैसा आपका जो आउटपुट है वो दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत लास्ट तक आप डबल के अंदर स्टोर करा सकते हैं, वहीं पे आप फ्लोट के अंदर उतना स्टोर नहीं कर सकते। बाकी तो आपको बस इतना ही याद रखना है मोटा मोटा कि आपके 5 टाइप के डेटा टाइप्स प्रिमिटिव में एग्जिस्ट करते हैं, और मुझे लगता है इससे ज़्यादा अभी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। और भी डेटा टाइप्स होते हैं प्रिमिटिव में, लेकिन हम वो धीरे धीरे आने वाले टाइम में सीख रहे होंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। मैं यहाँ पे मेरा VS कोड ओपन कर लेता हूँ। VS कोड के अंदर मैंने एक फाइल ऑलरेडी बना रखी है p1.cpp के नाम से, और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने एक बॉयलर प्लेट कोड लिख रखा है जो कि आप सभी को पता होगा। अब मेरे को एक वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू इनपुट लेनी है। ये कैसे लेते हैं? अभी आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे अगर मैं int a इक्वल टू 5 लिख दूँ, मैंने एक वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू डाल दी है, यानी 5 को a के अंदर स्टोर कर दिया है। जी हाँ, आपने कर दिया है, लेकिन हमको यूज़र डिफाइंड इनपुट चाहिए। मैं ऐसा नहीं चाहता कि कोई मेरे कोड के अंदर आके चेंजेस करे। मैं किसी को कोई कोड प्रोवाइड नहीं करने वाला। मैं चाहता हूँ कोई अगर मेरा कोड रन कर रहा है तो वो इनपुट दे, ना कि मैं दूँ। धीरे धीरे अभी हमको क्लियर होगा। int a इक्वल टू 5 मैंने यहाँ पे लिख दिया है, पर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, और मैं यहाँ पे सी इन का यूज़ करूँगा। जैसे हम आउटपुट के लिए सी आउट यूज़ करते हैं, वैसे ही हम इनपुट के लिए सी इन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं सी इन लिखूँगा, और आउटपुट के लिए हम ग्रेटर देन का सिंबल यूज करते हैं, इसके लिए हम लेस देन का सिंबल यूज करेंगे। सी इन ए कर देता हूँ। यहाँ पे जो भी यूजर अगर इनपुट देगा इस ए के अंदर, वो यहाँ आके स्टोर हो जाएगा। और अब मैं यहाँ पे इसको आउटपुट भी करा देता हूँ। ए को मैंने यहाँ पे आउटपुट करा दिया है। अब हमारा सिंपल सा काम यही है, यहाँ से मैं इसको रन कोड कर देता हूँ। पर यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू इनपुट नहीं करा सकते, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आउटपुट के लिए यूज होता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपका std आउट के साथ लिंक्ड है, ना कि आपका std इन। std आउट std इन आपको बिल्कुल जानने की जरूरत नहीं है, मैं बस आपको थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ये जो आउटपुट होता है ये सिर्फ और सिर्फ आपके स्टैंडर्ड आउटपुट के साथ लिंक्ड होता है। और जो आपका टर्मिनल होता है, यहाँ से आप जाएंगे और आपको न्यू टर्मिनल मिल जाएगा। आप यहीं से भी टर्मिनल को एक्सेस कर सकते हैं। आपको टर्मिनल जो होता है वो आपका आउटपुट और इनपुट दोनों के साथ लिंक्ड होता है, यानी std आउट और std इन दोनों के साथ आपका टर्मिनल लिंक्ड होता है। यहाँ से मैं इस कोड को रन कराऊंगा। मैंने आपको बोला था कि हम इस वीडियो में टर्मिनल का भी यूज़ करना सीखेंगे। तो हमको टर्मिनल को कैसे यूज़ करना होता है, हमको हमारे कंपाइलर को सबसे पहले कॉल करना है, जो कि है हमारा G++। और यहाँ पे मेरी फाइल का नाम है p1.cpp। अब मैं लिखूंगा p1.cpp। हमको इतना लिखना है, उसके बाद हमको एंटर प्रेस करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं p1.exe की फॉर्मेशन भी हो जाएगी। मेरे यहाँ पे पहले से हो रखी थी, क्योंकि मैंने इस कोड को पहले एक बार रन करा रखा है। आपके वहाँ पे फॉर्मेशन हो रही होगी p1.exe की, और इसका मतलब है कि अभी कंपाइलर ने आपका जो सोर्स कोड है उसको एक एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करा दिया है। अब आपको उस फाइल को रन करवाना है, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा .a.exe, यानी मैं उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को अब रन करवा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने जैसे ही एंटर दबाया, अब यहाँ से मैं इनपुट दे सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं इसको इनपुट दूँ 5, तो आपका यहाँ पे 5 आउटपुट में भी आ रहा है। यहाँ से मैंने 5 को इनपुट दिया है। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो .a.exe में आपका काम हो जाना चाहिए, लेकिन अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा .a.out। ठीक है, फिलहाल मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मेरा .a.exe में हो गया है। ऐसे कुछ आप टर्मिनल का यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये यहाँ पे ऐसे कैसे काम कर रहा है। देखिए, यहाँ पे मैं मेरी आउटपुट विंडो में आ चुका हूँ, और आउटपुट विंडो में आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे।
g++p1.cpp ओ के साथ एक स्लैश का सिंबल है और आपकी फाइल का नाम है। ठीक है, यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है, ये आपके आउटपुट विंडो में भी जैसे आपने टर्मिनल में रन कराया वैसे ही सेम आइडियोलॉजी पे रन होता है। यहाँ पे ये जो आप ओ देख रहे हैं ये आपको एक एग्जीक्यूटेबल फाइल चूज करने में हेल्प करता है। ये आपको बिल्कुल जानना नीडेड नहीं है, नेसेसरी नहीं है। मुझे लगा कि एक एक्स्ट्रा नॉलेज होगी आपके पास तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो कुछ इस तरीके से आपके आउटपुट विंडो में ये कोड परफॉर्म हो रहा होता है। आपका जो कोड है p1.cpp उसको हमने ऐसे इस तरीके से कंपाइलर को कॉल करके रन कराया। उस कंपाइलर ने एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाई। उस एग्जीक्यूटेबल फाइल से हमारा जो आउटपुट है वो ./my प्रोग्राम यानी हमने जो ./a.exe लिखा था उससे वो रन हो गया। हमको बस बेसिकली इतना याद रखना है कि हमको जब भी हमारा कोड रन करवाना हो, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ दिस इज द फाइनल आउटपुट, यहाँ पे मैंने और ये भी लिख दिया है। और अब मेरे को ए को भी साथ साथ प्रिंट कराना है तो मैं यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल वापस से अगर लगा दूंगा तो मैं इनको सेम लाइन पे रन करवा सकता हूँ। इसके बीच में स्पेस दे देता हूँ और अब हम इसको टर्मिनल से वापस से रन करवाएंगे। यहाँ पे अगर मैं इसको, यहाँ पे आपकी जो अप और डाउन, पेज अप और पेज डाउन वाली कीज है, अगर मैं इनको प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आपने जो पहले कोड लिखा था वो डायरेक्ट आप यहाँ से वापस रन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने g++p1.cpp लिख रखा था तो मैं यहाँ से इसको एंटर प्रेस करवाऊंगा और ./a.exe वापस मैं अगर करवाता हूँ तो यहाँ पे मैं जैसे सपोज 56 लिख देता हूँ तो दिस इज द फाइनल आउटपुट 56 लिखा हुआ आ चुका है। कुछ इस तरीके से हमारा C++ में आउटपुट और इनपुट काम करता है। अब हम देखने वाले हैं कि कैसे आप अपने कोड के अंदर कमेंट्स का यूज कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कमेंट क्या होती है, जो कोई भी इंसान किसी और इंसान पे पास करता है वो कमेंट नहीं, वो कमेंट की बात हम नहीं कर रहे। यहाँ पर हम जिन कमेंट्स की बात कर रहे हैं उन कमेंट्स को आपका कंपाइलर इग्नोर कर देता है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं दिस इज माई कोड और अब मैं इसको रन कराने की कोशिश करूं, शायद ये रन ना हो और आपको एक एरर आ जाए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कमेंट ऐड कर देता हूँ तो आपका कंपाइलर इस लाइन को टोटली अवॉइड कर देगा और ये कोड आपका स्मूथली रन होएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी C++ के अंदर कमेंट्स नाम की चीज़ होती है, जिसका मतलब होता है आप किसी भी लाइन में अगर ये कमेंट्स को ऐड कर देते हैं तो वो लाइन कंपाइलर के द्वारा अवॉइड की जाती है। हम कमेंट्स का यूज़ बस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा कोड अगर कोई इंसान पढ़ रहा है या फ्यूचर में हम भी कभी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम वो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। यहाँ पे जैसे ये कोड मैंने लिख रखा है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि दिस इज माई कोड। मैंने सिंपल सा लिख दिया। अब मेरे को पता है कि ये वाला कोड मैंने लिखा है, ये वाला कोड मेरे दोस्त ने लिखा है। अगर आप बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं तो उसमें आपको ये नीडेड होगा। अब आपकी कमेंट्स भी दो टाइप की होती है। ये हमारी हो गई सिंगल लाइन कमेंट, वैसे ही आपकी होती है डबल लाइन कमेंट। यहाँ से आपने ये स्लैश का सिंबल यूज़ किया और ये स्टार का सिंबल यूज़ किया। अब आप इसके अंदर जितना भी टेक्स्ट लिखेंगे वो सारा आपका कंपाइलर अवॉइड करेगा। तो ये तो हो गई आपकी सिंगल लाइन कमेंट और ये आपकी हो गई डबल लाइन कमेंट। अब मैं आपको कमेंट करने का एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा। मेरे को यहाँ पे जैसे इस लाइन को कमेंट करना है, टोटली मुझे इस लाइन को कमेंट आउट करना है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल और ये जो क्वेश्चन मार्क के नीचे स्लैश का सिंबल है जो हम यूज़ करते हैं सिंगल लाइन कमेंट डबल लाइन कमेंट के लिए, इसको दबाऊंगा। अब मैं यहाँ पे इसको टोटली इस लाइन को हटा सकता हूँ, टोटली ऐड कर सकता हूँ। मुझे बस कंट्रोल प्रेस करके स्लैश प्रेस करना है। एक बार मेरे को ये प्रेस कर दिया मैंने अगर, तो ये कमेंट में ऐड हो जाएगा। वापस से अगर मैं इसको चाहूँ तो मैं हटा सकता हूँ। और जो हम पहला क्वेश्चन करने वाले हैं वो होने वाला है हमारा सम ऑफ टू नंबर्स। आपको दो वेरिएबल बनाने हैं, टर्मिनल के थ्रू उनके अंदर वैल्यू एंटर करनी है और उनका सम आपको आउटपुट में शो करना है। मुझे उम्मीद है आप ये वीडियो यहाँ पे पॉज करेंगे और इसको एक बार ट्राई जरूर करेंगे। यहाँ पे मैं दो वेरिएबल बना लेता हूँ, इंट ए इंट बी, और अब मैं यहाँ पे एक सम नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ जिसके अंदर हम इन दोनों का सम स्टोर करेंगे। अब मेरे को इनपुट चाहिए तो मैं यहाँ सी इन के थ्रू ए के अंदर इनपुट दिलवा देता हूँ और सी इन के थ्रू ही बी के अंदर भी इनपुट दिला देता हूँ और सम के अंदर इन दोनों का सम ए प्लस बी लिख देंगे। जो इन दोनों का सम होगा, यहाँ पे ए के अंदर जो वैल्यू आएगी और बी के अंदर जो वैल्यू आएगी, उन दोनों का जो सम होगा वो सम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं इसको आउटपुट भी करा देता हूँ, सम इज, यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से आउटपुट करवा दिया है। अब मैं आपको टर्मिनल के रिलेटेड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा। हमने हमारी पुरानी वीडियो में देखा था कि आपको यहाँ पे पहले G++ फाइल का नाम जैसे p2.cpp है, इसको एंटर करवाऊंगा, फिर ./a.exe लिखूंगा। यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से कुछ परफॉर्म करवाता था पहले, और यहाँ से मैं ए और बी के अंदर जैसे इनपुट भी अगर देना चाहूँ 2 और 3 तो सम इज 5 आ रहा है।
लेकिन अब मेरे को ये 2 लाइन नहीं लिखनी है, मेरे को इसको एक ही लाइन में चाहिए। यहाँ पे मैं लिखूंगा g++p2.cpp और यहाँ पे आपको सेमी कॉलन का, या इसको क्या बोलेंगे आप, एक फुल स्टॉप और कॉमा है, इसको सेमी कॉलन बोलते हैं आई फील। तो ये जो सेमी कॉलन का बटन है, इसको प्रेस करके यहीं पे आपको सेम लाइन के अंदर ./a.exe लिख देना है, ताकि आपका यहाँ से तो आपका कंपाइलर कॉल होगा, फिर आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेगी और यहाँ से आप उसको रन करवा देंगे। मैं इसको एक बार मैं एंटर दबाऊंगा। अब यहाँ से 2 और 3 की अगर मैं वैल्यू डलाऊँ इसके अंदर, तो यहाँ से आपका सम इज इक्वल टू 5 आएगा। अगला क्वेश्चन जो अब हम देखने वाले हैं वो होगा आपका एरिया ऑफ अ सर्कल। तो यहाँ पे मैं इनको हटा देता हूँ पहले, और यहाँ पे मैं सर्कल का रेडियस इनपुट करवाना चाहता हूँ, इंट रेडियस। इसके अंदर मैं टर्मिनल के थ्रू अपना रेडियस इनपुट कराऊंगा। और हम सभी को पता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अगर किसी को नहीं पता है तो पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू आर यानी पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे को पाई की वैल्यू भी एंटर करानी है, तो मैं यहाँ पे फ्लोट पी आई लिख दूंगा अगर, और इसके अंदर मैं 3.14, क्योंकि ये वैल्यू तो चेंज हो नहीं सकती, तो मैं डायरेक्ट ये कोड में लिख सकता हूँ। अब मेरे को बस रेडियस एंटर कराना रहेगा। जैसे ही मैं अलग अलग टाइप का रेडियस एंटर कराऊंगा, एरिया ऑफ अ सर्कल चेंज होता जाएगा। तो यहीं पे मैं फ्लोट एरिया भी लिख देता हूँ, और इस एरिया के अंदर मेरा जो सर्कल का एरिया होने वाला है वो मैं यहाँ पे स्टोर करवाऊंगा। तो अब मैं सी इन के थ्रू रेडियस की वैल्यू इनपुट लूंगा टर्मिनल से, और आउटपुट में मैं शो करूंगा एरिया इक्वल टू पी आई इंटू आर। इंटू का सिंबल यानी मल्टीप्लीकेशन का सिंबल ये स्टार का सिंबल होता है। आपको 8 के ऊपर दिख रहा होगा, ये स्टार का सिंबल ही आपका मल्टीप्लीकेशन का सिंबल होता है। पाई इंटू रेडियस पाई आर स्क्वायर जैसा कि होता है, और इसको मैं यहाँ पे आउटपुट करा दूंगा। अब मेरे को यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो ये अप और डाउन कीज़ है मैं इनका यूज़ करके डायरेक्ट g++p2.cpp को मैं यहाँ पे एंटर करवा देता हूँ। और यहाँ पे मेरे को अब उसका रेडियस लिखना है, तो मैं लिख देता हूँ सपोज 5। तो इसका एरिया हो गया 78.5। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपको मैं एक लॉजिकल क्वेश्चन देना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इंट a, b और c इसके अंदर साथ में एक वैल्यू एंटर कराता हूँ, लेट सपोज 10, कुछ एरर नहीं आया, बिल्कुल सही से कोड काम कर रहा है। आप सोच रहे होंगे कि ए के अंदर भी 10 है, बी के अंदर भी 10 है और सी के अंदर भी 10 है, कुछ ऐसे ही काम कर रहा है। लेकिन हम इनको अब प्रिंट करवा के देख लेते हैं। सी आउट ए, यहीं से मैं सेम लाइन के अंदर इन सबको यहाँ पे प्रिंट करवाऊंगा। एंडल यानी मैंने एक लाइन का स्पेस दिया, और यहाँ यहीं पे मैं बी प्रिंट करवा देता हूँ। फिर वापस मैं एक लाइन का स्पेस दूंगा, फिर यहीं पे मैं सी भी प्रिंट करवा देता हूँ। यहाँ पे मैंने तीनों ए बी और सी प्रिंट करवा दिए हैं, और आप सी आउट का कुछ इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये सब धीरे धीरे अब चीज़ें क्लियर हो रही होगी। अब मैं इसको जब रन करवाऊंगा तो क्या प्रिंट होएगा, आप क्या सोचते हैं क्या प्रिंट होना चाहिए? तीनों के अंदर 10 10 स्टोर होना चाहिए। देखते हैं। तो ये जो पहली वैल्यू आई है हमारे पास, ये तो हमारे ए के लिए है, 6422 जो भी है ये वो ए के लिए है। बी के लिए हमारे पास 4200 आया है, और सी के लिए हमारे पास 10 आया है, जो कि हमने एक्चुअली में स्टोर करवाया था। सिर्फ सी के लिए ही क्यों आया, ए और बी के लिए क्यों नहीं आया? चलिए देखते हैं। जब भी आप इस तरह से आप एक वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, तो जो आपके पास लास्ट वाला वेरिएबल नेम होता है उसके अंदर जाके वो डेटा स्टोर होता है। ए और बी के अंदर तो एक्चुअली में आपका गार्बेज वैल्यू स्टोर हुआ है, उसके अंदर वो 10 वैल्यू स्टोर नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप ये जो वैल्यूज देख रहे हैं ये गार्बेज वैल्यू है। ए के अंदर 10 नहीं है, बी के अंदर 10 नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सी के अंदर 10 है। अब अगर मेरे को इसको सेम लाइन में डिफाइन करना हुआ तो मैं कैसे करूँगा? यहाँ पे मैं ए इक्वल टू 10 लिख देता हूँ, और यहीं पे मैं b इक्वल टू 10 लिख देता हूँ। अब ये एक करेक्ट वे है एक वेरिएबल को सही तरीके से सेम लाइन के अंदर डिफाइन करने का। मैं इसको वापस से रन करवाता हूँ। अब आप देख सकते हैं 10 10 10 यहाँ पे सब पे आ चुका है, क्योंकि हर एक वेरिएबल के अंदर उसकी करेक्ट वैल्यू हमने स्टोर करवा दी है। और ये भी एक तरीका होता है जो आपको याद रखना चाहिए, आपका काफ़ी टाइम बचाएगा। और जैसे मैंने यहाँ पे सी आउट भी सिर्फ सेम लाइन के अंदर, यहाँ पे मैंने अलग अलग लाइन के अंदर हर एक आउटपुट डिस्प्ले कराया है, लेकिन मैंने सी आउट एक लाइन के अंदर लिखा है। ये भी कुछ मेथड है जो आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपका काफ़ी टाइम बचाएंगे। आपको बार बार सी आउट नहीं लिखना पड़ेगा, और आपको वेरिएबल को एक लाइन के अंदर ही कैसे डिफाइन करना है मैंने वो भी आपको बता दिया है। अब चलते हैं हमारे लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। यहाँ पे अगर मैं एक वेरिएबल बनाऊँ इंट a इक्वल टू 5, दूसरा वेरिएबल बनाऊँ इंट b इक्वल टू 2, अब इनका जो डिवीजन है यानी मेरे को इनको डिवाइड करना है, तो मैं यहाँ पे इंट div इक्वल टू a बाय b लिख दूँ। a स्लैश b, ये जो क्वेश्चन मार्क के नीचे है जो हम कमेंट्स के लिए सिंबल यूज़ करते हैं, वो वाला सिंबल आपके डिवीजन के लिए यूज़ होता है। मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख दूँ, और इसका मैं आउटपुट अगर यहाँ पे प्रिंट कराऊँ सी आउट डिवीजन, तो क्या हमारे पास प्रिंट होना चाहिए?
हमारे पास यहाँ पे 2 आ रहा है, पर एक्चुअल वैल्यू तो 2.5 होनी चाहिए। 5 डिवाइडेड बाय 2 2.5 होता है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? ये जो आपका डिवीजन है ये इंटीजर टाइप का है। मेरे को अगर इसको आप 2.5 के लिए करना है तो मैं इसको फ्लोट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने इसका डेटा टाइप चेंज कर दिया, क्योंकि पॉइंट वाली वैल्यूज हम फ्लोट में कंसिडर करते हैं। अब मैं इसको एक और बार रन करा के देखता हूँ। अभी भी आप देख रहे हैं हमारे पास 2 आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास जो दोनों वेरिएबल्स हैं जिनको हम डिवाइड कर रहे हैं वो एक इंटीजर टाइप में। मेरे को इसको अब यहाँ टाइप कास्ट करना पड़ेगा। चलिए समझते हैं टाइप कास्टिंग होती क्या है। ये काफी एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना है जो हम अब देखने वाले हैं क्या होता है। मुझे सपोज एक वेरिएबल है जो डबल के अंदर है, उसकी वैल्यू मैंने सपोज करी चलिए 2.5 है। अब मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं या 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अपने कन्वीनियंस के लिए आसान रहेगा। अगर मैं 2.5 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो हमारा आंसर आता है 7.5 के अंदर। अब मेरा जो वेरिएबल है आंसर, उसका डेटा टाइप है इंट, और इंट सिर्फ और सिर्फ 7 स्टोर कर सकता है, क्योंकि पॉइंट प्लेसेस इंट में स्टोर नहीं होती, ये फ्लोट नहीं है, ये सिर्फ इंट है, ये सिर्फ 7 स्टोर कर सकता है। तो ये जो 0.5 है ये तो गायब हो जाएगा ना, ये इंट के अंदर स्टोर नहीं हो सकता, यानी ये आपके आंसर के अंदर स्टोर नहीं हो सकता। इसको हम कहते हैं डेटा लॉस। यहाँ पे आपका डेटा लॉस हो जाएगा। यहाँ पे ये जो 7.5 है ये सिर्फ 7 कंसीडर होगा। अभी हमने जो क्वेश्चन करा था उसके अंदर भी सेम चीज़ हुई थी। 5 को जब हमने 2 से डिवाइड किया था आंसर आना चाहिए था 2.5, लेकिन आंसर आ रहा था 2। अब आप बोलेंगे कि भैया हमने तो यहाँ पे आंसर को भी चेंज करके हमने फ्लोट कर दिया था या हमने डबल कर दिया था, फिर भी ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपका कंपाइलर जो होता है वो ये जो टाइप कास्टिंग होती है ये ऑटोमेटिकली सिर्फ कुछ पर्टिकुलर केसेस में करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं टाइप कास्टिंग कितने टाइप की होती है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइप कास्टिंग। आपके टाइप कास्टिंग दो टाइप की होती है, एक होती है आपकी इम्प्लिसिट, एक होती है आपकी एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग मतलब वो टाइप कास्टिंग जो आपका कंपाइलर खुद से करता है। इन सिंपल लैंग्वेज आप समझिए कि ये कंपाइलर के द्वारा की जाती है और ये खुद से की जाती है। इसको मैं बताऊं, इसमें आपका डेटा लॉस नहीं होता है। आपका शॉर्टर डेटा टाइप से बड़े डेटा टाइप में कन्वर्जन होता है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर आपकी कैरेक्टर जो आपका डेटा टाइप है वो साइज ऑक्यूपाई करता है 1 बाइट का, और वहीं पे आपका इंटीजर जो डेटा टाइप है वो साइज ऑक्यूपाई करता है 4 बाइट का, तो आपका जो कंपाइलर है वो कैरेक्टर का कन्वर्जन इंट में कर देगा, इंट का कन्वर्जन फ्लोट में कर देगा, फ्लोट का कन्वर्जन भी डबल में कर देगा। कोई दिक्कत नहीं आएगी इन सब में, क्योंकि इसमें डेटा लॉस नहीं हो रहा है। पर जब भी डेटा लॉस का कॉन्सेप्ट आएगा कि मेरे को डबल का डेटा इंट के अंदर स्टोर कराना है, यहाँ पे कुछ पॉइंट या फिर डेसिमल प्लेसेस पे कुछ वैल्यूज जो कि इंपॉर्टेंट थी वो लॉस हो सकती है, यानी वो घूम सकती है। उन वैल्यू को कंपाइलर खुद से नहीं हटाएगा, वो एक्सपेक्ट करेगा प्रोग्रामर से कि वो खुद हटाए। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन वो कन्वर्जन होता है जो एक प्रोग्रामर खुद से करता है। ये आपका कंपाइलर नहीं कराता, ये आपका ओएस नहीं कराता, ये प्रोग्रामर करवाता है। प्रोग्रामर को पता होता है कि हमारा डेटा लॉस होने वाला है, लेकिन प्रोग्रामर इज ओके विद दैट। तो हमने जो यहाँ पे पुराना एग्जांपल लिया था जिसके अंदर मैंने बनाया था अपना इंट a इक्वल टू 5, इंट b इक्वल टू 2। अब मैंने जब इनको सपोज कीजिए फ्लोट में ही स्टोर करवाया था, फ्लोट रिजल्ट, तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ रहा था 2। ऐसा क्यों आ रहा था? क्योंकि आपके जो दोनों ए और बी है वो इंटीजर टाइप के हैं, उनका रिजल्ट जो है वो इंटीजर में आ रहा है। पर हमको यहाँ पे अब इसको टाइपकास्ट करना पड़ेगा, हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में? हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्लोट में। और आइए चलिए देखते हैं आप टाइपकास्ट कैसे करते हैं। मैं यहाँ पे ये ब्रैकेट यूज़ करूँगा और इसके अंदर मैं लिख दूंगा फ्लोट, या फिर कोई भी डेटा टाइप जिसमें हम कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, मैं इसको फ्लोट में लिख दूंगा और यहाँ पे लिख देता हूँ a बाय b। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब इसका आंसर चेंज होके हो जाएगा 2.5। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने एक्सप्लिसिट कन्वर्जन यहाँ पे करवाया है। हम यहाँ पे जब फ्लोट नहीं लिख रहे थे तब भी भैया हमारा जो रिजल्ट है उसका तो डेटा टाइप फ्लोट ही था, तो हमारे पास तो 2.5 ही आना चाहिए था। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो a डिवाइडेड बाय b लिखा है वो दोनों इंटीजर टाइप में हैं। अगर मैं यहाँ b को डबल कर देता, सपोज यहाँ मैंने इस b को डबल b इक्वल टू 2 कर दिया, ये भूल जाइए,
तो यहाँ पे इसका डेटा टाइप क्या होता, a डिवाइडेड b का जो आंसर आ रहा है, इसका डेटा टाइप आपका डबल हो जाता। इसका डेटा टाइप इंटीजर नहीं रहता। हमेशा आपका जो कंपाइलर है वो बड़े वाले को सिलेक्ट करेगा। और मैं अगर आपको प्रायोरिटी ऑर्डर बता दूं तो कुछ इस तरह से रहेगा। फ्लोट आपका इंटीजर से बड़ा रहता है, कैरेक्टर कैरेक्टर आपका बुलियन से बड़ा रहता है, इससे बड़ा इंट रहता है, इससे बड़ा आपका फ्लोट रहता है, इससे बड़ा डबल रहता है। तो कुछ इस ऑर्डर में आपका इम्प्लिसिट कन्वर्जन हो जाता है। और आपका जब भी यहाँ पे ऐसा अगर कुछ रिजल्ट होगा a डिवाइडेड बाय b, a आपका अगर सपोज कीजिए कैरेक्टर में है और ये b आपका इंटीजर में है, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा इंटीजर में आएगा, क्योंकि इंटीजर हमारा बड़ा है। वैसे ही चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। एक वेरिएबल आपका लेट सपोज कीजिए a जो है आपका वो अब इंट में है और b जो है आपका वो है फ्लोट में। तो हमेशा आपका जो रिजल्ट आएगा वो फ्लोट के अंदर आएगा। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो एक इंटीजर टाइप में आ रहा है। मेरे को इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ फ्लोट। अब तो यहाँ पे सब सही हो जाना चाहिए। इसको मैं रन करा के देखता हूँ। यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 2.5 जैसा कि हमने देखा था। अब ये इस वीडियो का लास्ट पार्ट आ चुका है, जिसमें अंदर हम देखने वाले हैं कि ये जो इंट होता है, कैर होता है, फ्लोट होता है, इन सब के साइजेस तो हमने पढ़ लिए, लेकिन एक्चुअल में हम इसको अब कोड में प्रिंट करा के देखेंगे। देखिए हमारे पास एक ऑपरेटर होता है साइज ऑफ। साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, आपको अगर इंट का साइज निकालना है तो हम उसको साइज ऑफ ऑपरेटर के अंदर डाल देंगे, तो ये आपको एक इंट का साइज प्रिंट करवा देगा। मैं अगर इसको यहाँ पे सी आउट के अंदर रख दूँ और यहाँ पे साइज ऑफ इंट प्रिंट कराऊँ, तो यहाँ पे 4 मेरे पास आना चाहिए। 4 आ चुका है। अब यहीं पे मैं इसको चेंज करके डबल कर दूं तो हमारे पास अब क्या प्रिंट होना चाहिए, यहाँ पे मेरे पास 8 आ चुका है। आप वैसे आप सबके लिए देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको लास्ट एक कैरेक्टर के लिए बता देता हूँ। हमारे पास एक प्रिंट होके आ चुका है। तो ये साइज ऑफ ऑपरेटर कुछ इस तरह से काम करता है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही बने रहिए, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।